नहीं हुआ है अभी सवेरा, फिर भी पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के उठने से पहले खेत छोड़ उठ गया किसान। जी हां, हमारा किसान बहुत मेहनत करता है, हमारा किसान बहुत कोशिश करता है अपने खेत में काम करने की, जिससे कि सभी लोगों के लिए अन्न उगाया जा सके, सभी लोगों के लिए भोजन उगाया जा सके, सभी लोगों के लिए पोषण उगाया जा सके। और उसी किसान को समर्पित है हमारा आज का खास कार्यक्रम राम राम साहब। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। जी हाँ, किसान को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है, किसान को यदि अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना है, तो उसे खेती के साथ साथ कुछ और नए प्रयोग करने होंगे, कुछ और नए कार्य करने होंगे। और इसी तरह के कार्य, इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह के जो नवाचार हैं, इसी तरह के जो प्रयोग हैं, वो हम आपको लगातार राम राम साहब में दिखाते रहते हैं। और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं जो कि आप किसान भाइयों को बताते हैं कि खेती के साथ साथ आप कुछ और कार्य कीजिए, अपने खेतों को प्रयोगशालाएं बना लीजिए, अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लीजिए, और उन खेतों से ही एक दिन आपके खेत सोना उगलने लगेंगे। और जिस खेती को आप ये समझते हैं कि इस खेती से हमें आमदनी नहीं हो रही, वही खेत आपकी आमदनी को दुगना तिगुना चौगुना कर देंगे। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अगर आप भी उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप भी उनसे संवाद करना चाहते हैं, तो सीधे 0141 451 5103 पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं राम राम साहब। जी हां, हमने बात की कि खेतों में खाली एक फसल या खाली किसी भी एक तरह की सब्जी उगाकर किसान कभी भी अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए उसे खेती में कई तरह के कार्य करने होंगे। और उसी में एक उद्योग है जिसे कहा जाता है कि मछली पालन, जिसे कि एक उद्योग का दर्जा दिया गया है, मत्स्य पालन, जिससे कि किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। ना तो उसमें कोई उसे बहुत ज्यादा खर्चा करना होता है और ना ही इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत लगानी होती है, बल्कि इससे तो कुछ और फायदे हो जाते हैं। वो खेत में अपना जल संरक्षण करना प्रारंभ कर देता है। खेत में उसके जितने भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें वो चाहे तो अपने मछलियों को दाना बना के खिला सकता है। किस प्रकार से इस उद्योग को किया जा सकता है, किस प्रकार से मछली पालन किया जा सकता है और किस प्रकार से किसान अपनी आय बढ़ा सकता है, आज यही जानने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में दो मेहमानों को बुलाया है। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सुदेश कुमार का, जो कि डायरेक्टर एक्सटेंशन है एसकेएन एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर से हैं। और इन्हीं के साथ डॉक्टर एमसी गुप्ता हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, मछली पालन के आचार्य हैं मत्स्य के, और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इन रंग बिरंगी मछलियों की, जो कि असल में कहा जाता है कि अगर रंग बिरंगी मछलियों को आप लगातार देखते रहें तो आपका तनाव कम होता है। और इन्हीं मछलियों को यदि आप कमर्शियली उत्पादन करते हैं, इन्हें पालन करते हैं, तो ये आपके बहुत सारे जो फाइनेंशियल टेंशन्स होती हैं, जिन्हें आर्थिक तनाव कहा जाता है, उन्हें भी दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो बात करते हैं सुदेश कुमार जी। सुदेश कुमार जी, डायरेक्टर एक्सटेंशन जोबनेर में काफ़ी नए नए प्रयोग आप कर रहे हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें आपने की हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले किसान भाइयों को पता रहे कि क्या जोबनेर में कुछ नया होने लगा है, जिससे कि आसपास के किसान आपसे संपर्क कर सकें। राम राम सा किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, जो जोबनेर क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है और वहाँ पे जो ज़मीन का जो पानी है वो काफ़ी नीचे स्तर पे जा चुका है जी। और जिससे किसान भाइयों को खेती करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पानी उपलब्ध है वह भी क्षारीय व लवणीय किस्म का पानी है। अतः किसान भाइयों, जोबनेर जो कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने अपने यहाँ फार्म पॉन्ड बनाए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉन्ड बनाए हैं। उसके अंदर उन्होंने हमने प्रयास किया कि जो वर्षा का जल है उसे संरक्षित किया जा सके। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने जो हमारे पॉन्ड थे उसके अंदर करीब जो डायरेक्टर एक्सटेंशन के पास जो पॉन्ड है उनमें 4 करोड़ लीटर पानी, और जो हमारे जो कृषि कॉलेज के अंदर है उसके अंदर 11 करोड़ लीटर पानी उन्होंने जमा किया है वहाँ पे। अब इन किसान भाइयों, जो पानी हमने बरसात का यहाँ पे इकट्ठा किया है, इससे हमको कई फायदे हो सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसान की आय किस तरह बढ़े, किसान की आमदनी किस तरह बढ़े, और किसान के जो बच्चे हैं जो कि अपने क्षेत्र को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ कमाने का कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किसानों के बच्चे और वहीं पे रहें और वहीं पे अपना कार्य करें और अच्छा आमदनी कमाएं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम समन्वित कृषि प्रणाली योजना कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी कार्य किया है। उसमें ये मछली उत्पादन भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि हम वहाँ पे कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपके यहाँ बताना चाहूँगा
कि हमने जो प्रयोग किया है उसके अंदर जो हम पानी इकट्ठा किया था उसके अंदर हमने मछलियाँ पालना शुरू की है। मछलियाँ वहाँ पे हमने 4 किस्मों की मछलियाँ डाली हैं। वहाँ पे रोहू है, कतला है, सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है। और हमारा प्रयास यही है कि किसान भाइयों को उन मछलियों से भी आमदनी मिले। और हम ये मछलियाँ जो हैं जो अगस्त के महीने के अंदर हमने डाली थी और हमारा लगभग 1 साल हो गया है मछलियों को डाले हुए। और हमारे पास कम से कम वहाँ पे 7 टन मछलियाँ हमारे पास वहाँ पे उपलब्ध हैं, जो हम किसान भाइयों को जिससे हम लोग विश्वविद्यालय आमदनी प्राप्त करेगा। और हम किसान भाइयों को लगातार वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मछलियों का किस तरह उनको लालन पालन करना है, किस तरह काम में लेना है। और किसान भाइयों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मछलियों का जो हम पालन कर रहे हैं उससे हमको कई फायदे हैं। एक तो जो मछली हम पाल रहे हैं उसको हम टैंक का पानी जो हमारी फसल में लगाएंगे तो जो उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल को प्राप्त होंगे, क्योंकि मछली जो है वहाँ पे जो अपना विष्ठा निकालती है उससे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर मिलते हैं। दूसरा, जो पॉन्ड में जब हमारा खाली हो जाएगा और उसकी जो नीचे मिट्टी जो रहेगी उसमें भी उर्वरका शक्ति काफ़ी होती है और उसको हमारे जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनके अंदर हम डाल सकते हैं, हमारे खेतों में डाल सकते हैं, जाके हमारे उर्वरका शक्ति। डॉक्टर साहब एक बार रोकना चाहूंगा बीच में, जिस समय आप लोगों ने परिकल्पना की थी कि जल संरक्षण के लिए पोंड बनाए जाए, जोबनेर में पानी की कमी है, खेती के लिए पानी नहीं बचता, क्या उस समय आपने सोचा था कि जो ये पोंड बनाएंगे उसमें हम मछली पालन करेंगे या केवल उस समय उद्देश्य जल संरक्षण ही था? नहीं, उस समय हमारा उद्देश्य जल संरक्षण ही था, लेकिन हमने जब ये देखा कि हम इसके अंदर कुछ नया कर सकते हैं तो हमने वहाँ पे मछली पालन शुरू किया और हम उसमें जल्दी ही हम सीप पालन का भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि थोड़ी सी जगह में किसान को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी किस तरह प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में हमने वहाँ पे जो हमारे बगीचे लगाए, उन बगीचों के बीच के अंदर हम इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग सिस्टम हमने क्रॉप ले रहे हैं, दूसरी क्रॉप ले रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जो भी बगीचे लगे हुए हैं उसमें हमने सरसों और तारामीरा की फसल लगाई है और साथ में है हम यह जो हम पॉन्ड है इसके अंदर हमारा अभी आगे का प्लान ये है कि हम सीप पालन करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर मुर्गी और जो हमारे बतख पालन करेंगे। वो बतख पालने से हमको कई फायदे होंगे, क्योंकि एक हमारे जो मछलियों को ऑक्सीजन जो लगातार जरूरी रहती है कि पानी के अंदर मिलती रहे, तो उसके लिए जब बतख हम उसके पॉन्ड के अंदर रखेंगे तो बतख तैरेगी और उसके बतख के तैरने से क्या होएगा कि मछलियों को ऑक्सीजन, पानी हिलेगा तो ऑक्सीजन पानी में घुलेगी और मछलियों को ऑक्सीजन मिलेगी और उससे जब बतख तैरती है तो मछलियां उससे डर के थोड़ा दूर भागती हैं, तो उससे उनकी एक्सरसाइज भी होगी और मछलियों की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी तेजी के साथ होगी और पानी में हलचल मची रहेगी, ऊपर से हलचल मची रहेगी। साथ में जो हमारी बतख है वो जो अपनी विष्ठा करती है वो हमारी मछलियों के फीड का काम करती है और वो काफी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं जिससे हमारी मछलियों को काफी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर एमसी गुप्ता जी साथ में हैं। गुप्ता जी, एक छोटा सा सवाल जो कि किसी भी आम आदमी के दिमाग में आ सकता है, किसानों के दिमाग में आ सकता है, मछली जो कि प्राकृतिक जल में, समुद्र में, झील में, नदी में या यहाँ पैदा होती है, यहाँ विचरण करती है, यहाँ रहती है, उसे जब हम एक जो हमारा खुद का आर्टिफिशियल पोंड जिसे हम बोलते हैं उसमें उगाते हैं तो उसमें समुद्र में या प्राकृतिक स्रोतों में पैदा होने वाली मछली और आर्टिफिशियल स्रोत में पैदा होने वाली, इन दोनों में कोई फर्क होता होगा? निश्चित तौर पर इसमें फर्क होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनमें जब मछलियां पलती हैं तो उनका जो आकार है वो विशालकाय होता है। चाहे आप नदी ले लें, बड़े बड़े बांध ले लें, समुद्र ले लें, जो अत्यंत विशाल होते हैं। लेकिन जब हम कृत्रिम पालन की बात करते हैं तो कृत्रिम पालन में जो उसकी कुछ सीमाएं हैं। किसान जो है मछली पालन के लिए अपने खेत पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मछली पालन के लिए नहीं बनाता है, वो बनाता है बेसिकली अपने सिंचाई के लिए कि सिंचाई उसको करनी है तो सिंचाई का पानी इकट्ठा कर लिया और जब सिंचाई की आवश्यकता पड़ी तो उस पानी को उसने उपयोग में ले लिया। लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार ने के मत्स्य निदेशालय ने एक स्कीम बहुत पहले से चलाई हुई है कि अगर कोई किसान मछली पालन उन्हीं में करना चाहता है तो उसको उन्होंने सब्सिडी का प्रावधान किया है। उसमें उनको अनुदान मिलेगा, तालाब बनाने में अनुदान मिलेगा, मछली का बच्चा खरीदने में अनुदान मिलेगा, उसको जो मछली का आहार है उसको खरीदने में उसको अनुदान मिलेगा। और इसके लिए राज्य सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा किसान भाइयों को
15 दिन का एक सघन प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, जी, वो जी। प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी। उस सर्टिफिकेट की प्राप्ति के पश्चात ही वह कृषक अनुदान का भागीदार। गुप्ता जी, सब्सिडी पर और ट्रेनिंग पे या प्रशिक्षण पर भी हम एक लंबी बात करेंगे। उससे पहले एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, होशियार सिंह हैं। जी होशियार सिंह जी, नमस्कार। राम राम साहब। जी राम राम साहब सुनील जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आज एक बहुत बेहतरीन आप एक सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, खेती किसानी में मत्स्य पालन भी अगर किसी को करना हो तो वो कैसे करे। जी जी। एक सवाल यहाँ पर सुनील जी मेरा ये है कि जैसे हम कोई भी खेती करते हैं तो फसलों के बीज वगैरह डालते हैं, तो इसमें भी सुनने में आता है कि मत्स्य पालन में भी आप बीज की बात जो आती है। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि मछली पालन में बीज होता क्या है, और पहली बार में कौन से बीज डालने चाहिए या मछली पालनी चाहिए पहली बार में। जी हाँ होशियार सिंह जी, वाकई में एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिससे पहले कि मैं दर्शकों को बता दूं, वाकई में आप लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि मत्स्य पालन या मछली पालन पर एक प्रोग्राम किया जाए। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि पूरी जानकारी आपको इस बारे में देंगे। आप आराम से किसी भी समय 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से होशियार सिंह जी ने किया। गुप्ता जी। होशियार सिंह जी, आपका प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमारे राजस्थान के किसान इस मछली पालन के लिए कितने जागरूक हैं। जी। जैसे खेती में फसलों का बीज होता है, सब्जियों का बीज होता है, उसी तरह से हम मछली का भी बीज कहते हैं। मछली का बीज से तात्पर्य है मछली का छोटा बच्चा। जी। जो मछली बरसात के मौसम में प्राकृतिक जल स्रोतों में ये ब्रीडिंग करती हैं, उससे जो मादा मछली है उससे अंडा निकलता है। और अंडा होता है जैसे साबूदाना, आपने अगर देखा हो जिसकी खीर बनाई जाती है, साबूदाने के जैसा अंडा पानी में निकलता है। औसतन 1 किलो की अगर कोई मादा मछली है तो 1 लाख अंडे वो एक बार में बहुत तेजी से अपनी जो गर्भाशय है उससे पानी में निकालती है। एट द सेम टाइम जो उसके पीछे जो नर लगा हुआ है, वो नर उसके अंडों के ऊपर अपना वीर्य, जिसको मिल्ट बोलते हैं, वो बिखेर देता है। जी। बहते हुए पानी में होता है सारा सिस्टम। जी। ये प्राकृतिक चमत्कारिक एक चीज है जो किसी भी जीव जंतु में ऐसा नहीं होता है। जी। मछलियों में बाहरी प्रजनन होता है। जी। तो जो मछली का अंडा उस वीर्य के संपर्क में आ गया, मछली के जो नर के वीर्य के संपर्क में आ गया, वो फर्टिलाइज हो जाता है। और जो संपर्क में नहीं आया वो रप्चर होकर के खत्म हो जाता है। जी। मतलब अन्य प्राणियों में ये जो क्रिया है ये शरीर के अंदर होती है और यहां पर ये क्रिया पानी के अंदर हो रही है। पानी के अंदर। जी। एक्सटर्नल ब्रीडिंग होते हैं। जी। तो अब वो जो बच्चा फर्टाइल हो गया, उसमें से 18 से 30 घंटे बाद छोटा बच्चा, एक प्लांट ब्रीडिंग में एक कहावत होती है, सेल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस मियोसिस। जी। सेम उसमें होता है। उसके बाद उस अंडे में से 30 घंटे के अंदर अंदर छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। जी। जो फर्टिलाइज हुआ है उसमें से। जी जी। और वो बच्चा फिर उसको बोलते हैं हम स्पान, छोटा, बहुत छोटा होता है। जी। जैसे आप उसको जीरा जो होता है, जीरे के साइज का होता है। जी। उसको हम हमारी मछली की भाषा में भी जीरा ही बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो 15 दिन के बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, तो करीब वो उसका आकार जब 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, तो जो प्राकृतिक स्रोत जहां ये ब्रीडिंग होती है, जैसे यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, जहां जहां भी जल क्षेत्र हैं बड़े बड़े, तो वहां पर जो मछुआरे हैं वो उस बीज को, उस मछली के जो बच्चा है उसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं फिंगरलिंग। फिंगरलिंग का मतलब होता है अंगुलिकाएं। अंगुलिकाएं का मतलब है जो आपकी बीच वाली उंगली है इसके साइज का। जी। लगभग उसका आकार जो है 5 सेंटीमीटर लंबा। जी। तो उसको वो जाल लगा करके वहां मछुआरे जो इस धंधे में लिप्त हैं, जो धंधा करते हैं, वो वहां से उसको बीज को कलेक्शन करते हैं जालों के द्वारा। जी जी। और उनको कलेक्शन करके जो मछली के ठेकेदार हैं, जो मछली का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं, उनको वो बेचते हैं। और वो बच्चा जो उनको उनसे लेना चाहता है, उनको वो FOR घर तक पहुंचा। ये है मछली के बच्चे की कहानी। अच्छा, इसी को मछली का बीज कहते हैं। जी सर। जी। चलिए सुदेश जी,
मछली पालन ऐसा तो है नहीं कि आज का उद्योग है, बहुत पुराना उद्योग है। जिस समय से मानव सभ्यता ने जन्म लिया तब से मछली पालन या मछली को पकड़ के या मछली को आहार के रूप में इस्तेमाल करने का वो किया जा रहा है। फिर राजस्थान के लिए नया क्यों है, या राजस्थान के किसान इसे अपना क्यों नहीं पा रहे? इसका मेन कारण है कि राजस्थान के अंदर हमारे जो ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है जी। और पानी की कमी के होने की वजह से, और क्योंकि मछली जब पालन किया जाता है तो उसके अंदर ये बड़ा आवश्यक है कि मछली को पूरी साल पानी उपलब्ध हो, और कम से कम मछली पालन के लिए 5 से 6 फीट का जो पानी है वो पर्याप्त रहता है, जो कि हमको पूरी साल हमको रखना पड़ता है उसके अंदर। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो पहले किसान की प्रायोरिटी ये रहती है कि किसी तरह हमारी फसल को हम पानी दें, उसके बाद यदि अतिरिक्त पानी बचता है तो हम उसके लिए मछली पालन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब किसान भाइयों को जो सरकार जिस तरह से किसान भाइयों का साथ दे रही है, जिस तरह से किसान भाइयों को पौंड बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, उससे किसान भाई थोड़े से प्रेरित हुए हैं। और अब जो बरसात जल, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गत वर्ष भी काफ़ी वर्षा कम थी, उसके बावजूद भी हमारे जो जोमनेर के आसपास के क्षेत्र में जो किसान भाई हैं उन्होंने अपने पॉन्ड्स के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा किया था, और उसको उन्होंने अपनी फसलों में भी काम में लिया, साथ में मछली पालन भी किया। तो हमारा जो राजस्थान का किसान है वो इसीलिए थोड़ा उसमें घबराता है, क्योंकि पूरी साल वो पहले अपनी फसल को बचाए या उसमें मछली पालन करे, क्योंकि 5 से 6 फीट पानी पॉन्ड के अंदर रखना जरूरी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पानी की जो कमी थी वही अब मछली पालन के लिए वरदान बनती जा रही है, क्योंकि पानी की कमी है इसलिए लोग जल संरक्षण के लिए पौंड बनाते जा रहे हैं और मछली पालन का एक नया रास्ता उन्हें मिलता जा रहा है। बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मतलब किसान जो हमारे जो पौंड बनाने का जो कार्यक्रम चला है, इससे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा हो रहा है। एक अपनी वो फसल भी बचाने में कामयाब हो रहे हैं, साथ ही मछली पालन का भी वो उसमें बढ़ावा मिल रहा है, और इससे किसान की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। जी। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार। राम सा। राम सा जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मछली आहार में सबसे बेस्ट कौन सा क्या दिया जाए जिससे मछलियां ज्यादा? जी हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मछली का आहार, उसे पोषण कैसे दिया जाए? जी गुप्ता जी। मछली आहार में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से तरह की मछली पाल रहे हैं। जी। अगर आप जो खाने वाली मछली है, जो सादा है, जो सामान्यतः पाली जाती हैं, उनकी 6 किस्में वैज्ञानिकों ने उसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। जी। इसमें है रोहू, कटला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। ये 6 तरह की मछलियां हैं जो खाने की आदत इनकी अलग अलग है, जल में इनकी रहने की आदत अलग अलग है, ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। जी। तो इनका जो खाना है वो शुद्ध शाकाहारी खाना है। जी। उस शाकाहारी खाने में जो हमारे विश्वविद्यालय ने, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने जो बनाया है, जिसपे हमने मेहनत करके स्लाइस किया है, वो है कि आपको 40% तो मूंगफली की खली, जी, 40% आपको गेहूं का चापड़, जी, 18% मक्के का दलिया और 2% मिनरल मिक्सचर, ये बना करके 10 किलो में से, मतलब 10 किलो बनाया दाना, 4 किलो मूंगफली की खली हो गई, 4 किलो गेहूं का दलिया चापड़ हो गया, और एक किलो 800 ग्राम मक्के का दलिया हो गया, और 200 ग्राम उसमें मिनरल मिक्सचर हो गया। जी। तो इस तरह से आपको ये बनाना है, और ये स्टैंडर्डाइज है। इसको हमने अभी भी हम जोबनेर में जो कर रहे हैं मछली पालन, उसमें हम ये दे रहे हैं। हमारी मछलियों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। चूंकि इसमें थोड़ा सा व्यवधान ये है नेचुरल में, इसमें कि हमने जो पॉन्ड बनाए हैं वो हमने दोनों दृष्टिकोण से, हमारा फर्स्ट दृष्टिकोण तो ये था कि हमको सिंचाई करनी, जी, जी, इस दृष्टिकोण से बनाए थे। लेकिन मैं आपके A1 टीवी के माध्यम से मैं हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर GS संधू साहब का मैं यहाँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पहली बार जोबनेर के इतिहास में, कॉलेज के इतिहास में या विश्वविद्यालय के इतिहास में, उनके निर्देशन में पहली बार पिछले साल हमने मछली का बच्चा बाहर से ला करके और उनके नेतृत्व में डाला। उन्होंने बहुत प्रयास किए, हमने भी प्रयास किए, उनके नेतृत्व में आज हम बहुत सफलतम हैं, और इस वजह से ये हुआ। इसी तरह से हमने खाना स्टैंडर्डाइज किया, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, पानी को कैसे मेंटेन करना है, एरिएशन कैसे करना है, सब तरीके से हमने डे टू डे टेम्परेचर लेना, pH नापना, ऑक्सीजन लेवल नापना, उनकी कोई कमी है रोजाना कट्टों में दाना डालना, ये सब चीजें करनी। तो और अगर आपके पास मछली है मांसाहारी,
जैसे मागूर है, कैटफिश है, उनका खाना अलग है, क्योंकि वो मांसाहारी है, मतलब उनको खाने के लिए मांस ही चाहिए। जी मैं यहाँ पे एक बात और जी, ऐड जी, करना जी, सुरेश चाहूँगा जी, जी। आपके, क्यों जो गुप्ता साहब ने बताया, इसमें किसान भाइयों में इतना कहना कहूँ, जो हम ये बना रहे हैं, जो इन्होंने आपको बताया कि आपको गेहूं के चापड़, मक्का का और आपको मूंगफली की घर लेनी है, इनको हमको जो उनको किस तरह चारा डालना है, उनको आपको चारा कभी भी मछली को फेंक के नहीं डालना है। उसके लिए आप एक कट्टा लें, जो हमारे सामान्य कट्टा जो होता है, जिसमें हम यूरिया आता है या हमारा कोई सामान आता है, प्लास्टिक कट्टा लें, उसके अंदर आप है ना कम से कम 10-20 जगह उसके अंदर छेद कर दें और उसके अंदर इसको रख के और एक उससे रस्सी से बांधकर उसके अंदर लटका दें 2-3 जगह पे, ताकि वो मछली उसमें से धीरे धीरे दाना निकलता रहे और मछली उसको अपने दाने को लेते रहे। दूसरा एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा आपसे किसान भाइयों, कि हमारे पास जो, क्योंकि किसान के पास सब्जियां भी उगाता है, वो फल भी उगाता है, सहजन भी उगा रहा है और दूसरे फसल भी उगा रहा है, तो जो हमारे जो जैसे मान लो आपने पत्ता गोभी उगाई या आपने फूल गोभी उगाई, उसका जो आप काट के उसको बाजार में बेचते हैं, तो उसके बाद जो आपके पत्ते और कुछ पत्ते हैं उनको भी यदि आप काट के उसमें पॉन्ड में डालेंगे, तो कुछ मछलियां हैं जो उसको ग्रास कार्प है जैसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और खा सकती है, और इसे खाती है। तो किसान भाइयों, आपका निश्चित तौर से जो आप फीड दे रहे हैं, जो हम फीड बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें आप काफी 20 से 30% तक की बचत आप कर सकते हैं। आहार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर 1-2 सवाल और भी पूछना चाहेंगे। उससे पहले एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। सर राम राम साहब। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा 2 सवाल है। पहला तो सर, मछली की पालन के लिए सबसे बढ़िया कौन सा पानी उपयुक्त रहता है? और सेकंड सवाल सर, मत्स्य पालन के लिए हम क्या प्रशिक्षण लेने के लिए सर कौन सी जगह या कहाँ पे हम प्रशिक्षण ले सकते हैं या जोबनेर आ सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता जी, यही बात है जो किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, वो यही आती है कि वो पहले बात तो सीखे कहाँ से और शुरुआत कहाँ से करें, पानी कैसे देखे। साथ में मैं चाहूंगा ये बता दें किस तरह की भूमि में वो कर सकते हैं और पौंड भी पहली बार वो कितना बड़ा बनाए। बहुत अच्छा इनका प्रश्न है। सबसे पहली बात आपने पूछी, पानी कैसा होना चाहिए। जी, जो पानी आप पी सकते हैं, जी, जिस पानी को आम आदमी पी सकता है, वो पानी मछली पालन के लिए सर्वोत्तम है। जी, अगर थोड़ा सा क्षारीय भी है, जैसे पीएच स्टैंडर्डाइज्ड न्यूट्रल होता है 7, जी, 7.5 फिर 8, तो मछली पालन के लिए उस पानी का जो पीएच लेवल है वो अगर 7.5 से 8 के आसपास है, वो और भी उत्तम है। जी, पानी जो है क्षारीय हो, अम्लीय नहीं होना चाहिए, और जो पानी आप पी सकते हैं वो मछली पालन के लिए उपयुक्त है। नंबर 1। नंबर 2 कि कैसी मृदा हो जिसमें आप अपना तालाब बनाएं। जी, तालाब के लिए मृदा जो है वो क्ले सॉइल जो होती है, भारी मिट्टी, काली मिट्टी, जिसमें कि पानी का रिसाव नहीं है। पानी का रिसाव होगा तो आपको उसमें बराबर पानी मेंटेन करके रखना पड़ेगा 6-7। मतलब सवाई माधोपुर से सवाल है तो सवाई माधोपुर की मिट्टी लगभग वैसी है। जी, और अगर आपको लगता है कि साहब ये पानी हमारा तो रिसेगा, तो उसके लिए आप जो आजकल चल रहा है प्लास्टिक सीट, 25 ml की जो ब्लैक सीट लगा रहे हैं किसान, उसको आप लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये फर्क है कि जो खाने पे जो खर्चा होगा मछलियों का वो बढ़ जाएगा। जी, उसमें प्लास्टिक की सीट आपको लगा दी, लेकिन उसमें भी आपको पौंड में आपको काली मिट्टी कहीं से लाके 2-4 ट्रॉली डालनी पड़ेगी नीचे। जी, उससे क्या होगा कि जो मछली का बच्चा आप लाके डालेंगे, उनको प्राकृतिक भोजन मिलना जरूरी है, और प्राकृतिक भोजन मिट्टी से ही पैदा होगा, जंतु प्लवक और पौध प्लवक, जो उनका चॉइसी फूड होता है। जी, आर्टिफिशियल फूड तो आप कट्टे में बांध के डाल दिया, लेकिन जब तक उसको उसका पसंदीदा भोजन नहीं मिलेगा, वो तो जब खाएगा जब वो भूखा होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन जो नेचुरल भोजन है, अगर उसको वो मिलता है तो उसकी वो तभी मिलेगा जब आपका जो पौंड है वो कच्चा हो। जी, उसके लिए आपको ये, और साइज का जहां तक प्रश्न है इसका, कि आमतौर पर लंबाई आप चाहे 100 फीट से लेके 200 फीट तक रख लें, लेकिन चौड़ाई जो है 40 से 50 फीट से ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि जाल लगाने में बहुत तकलीफ आती है। जी, जी। चौड़ाई के जाल महंगे भी आते हैं, दूसरा उनको लगाने के लिए 5-7 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। जी, जी, क्योंकि वो पैदल लगाना पड़ता है। इसलिए चौड़ाई जो है पौंड की आप 40 फीट 50 फीट रखें, लंबाई चाहे कितनी भी रखें, क्योंकि मछलियों को ग्रोथ होने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए उनको भागने दौड़ने का स्पेस होना चाहिए। तो लंबाई में अगर वो भागेंगी
तो वो थकेंगी तो ज्यादा खाएंगी तो मोटी होंगी तो वजन बढ़ेगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। जी जी जी, एक बार जानते हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं मछली पालन पर, किस प्रकार से किसान अपने खेत में एक पोंड बनाकर उसमें मछलियों का पालन कर सकता है, मछलियों को बेच सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं जो कि पावटा से जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी नमस्कार, राम राम सा। राम राम सर सुनील जी। जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे माँ के ठंड ज्यादा पड़ाड़ी ने, जी तो जब बर्फ जिम्बा की स्थिति हो जाए तो मैं मछली की सुरक्षा कैसे करा? वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ने वाला होता है, तो उस समय पोंड में भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो सुदेश जी आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में पानी के तापमान को क्या कुछ करना पड़ता है, मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ता है सुदेश जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ज़्यादा ठंड पड़ती है तो निश्चित तौर से कई हमने देखा है कि कई बार मछलियाँ हमारी मर भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जी। तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो हमारा ट्यूबवेल का पानी है उसको उसके अंदर आप लगातार थोड़ा चलाएं, घंटे 2 घंटे के लिए चलाएं, ताकि वो मछली उसमें जो पानी है वो मिक्स होता रहे और उसको जो टेम्परेचर है उसका बना रहे। हालांकि मछलियाँ नीचे की तरफ चली जाती हैं और काफ़ी हद तक अपना बचाव कर लेती हैं, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जो सतह के ऊपर ही रहती हैं, उन मछलियों के अंदर नुकसान होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए यही है कि आप उसके अंदर अपना जो ट्यूबवेल का पानी है उसको थोड़ा लगातार 2-3 घंटे के लिए चलाएं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। जी गुप्ता जी, बात आहार की चल रही थी मछली की। 2 चीजें हैं जो कि अक्सर एक आम आदमी के सामने आती है। घर में जब एक्वेरियम रखते हैं तो उन्हें जो एक्वेरियम वाले होते हैं वो भी कहते हैं, तो क्या वो इन बड़ी मछलियों पे भी लागू है? कहा जाता है कि मछलियां थोड़ी पेटू होती हैं, तो उन्हें जो खाने का है वो एक शेड्यूल के हिसाब से देना चाहिए, सारा खाना एक साथ नहीं परोसना चाहिए, वो खा जाती हैं। कहां तक सही है ये बात? ये बिल्कुल सत्य है। मछलियों को उनका जो बॉडी वेट है, उनका जो शारीरिक भार है, उसका 3 से 5% तक उनको आहार दिया जाना चाहिए जी। स्पेशली जो एक्वेरियम की रंगीन मछलियां हैं जी। उनको अगर आपने ज्यादा आहार दे दिया जी। तो उनके मरने का प्रतिशत बहुत ज्यादा हो जाता है। जी जी जी, ये ऐसा मछली का जो पालन है, जो खाने योग्य मछलियां हैं उनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उतना ही खाएगी जितनी उसकी इच्छा है जी। लेकिन रंगीन मछलियां जो है वो ओवर ईटिंग कर जाती हैं, जिससे वो मरने के कगार तक भी पहुंच सकती हैं। जी, एक दर्शक इस समय लखबीर मान जुड़े हुए हैं, सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा, पंजाब से जुड़े हुए। जी लखबीर जी नमस्कार। सत श्री अकाल सुनील जी, की हाल चाल है? सत श्री अकाल जी, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। सुनील जी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बड़ा सोहना लगता है सानू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार लखबीर जी, आपने फोन किया पंजाब से। सब ठीक है पिंड में? सुनील जी मेरा एक सवाल है जी। मैं एक एम्पोरियम बनवा रहा हूँ, पॉन्ड जी मछली पालन वास्ते जी। मैं एक गल पूछनी ही कि अपने जो पानी बड़ा ठंडा रहता है, इधर जम जाता है बरसात से, अपने सर्दियों से जी। कितने मेरी मच्छी मर गए, फिर की होगा? जी गुप्ता जी, हालांकि सवाल पूछा जा चुका है पर फिर भी मैं चाहूंगा एक बार इन्हें जवाब दें, क्योंकि पंजाब की तरफ वाकई में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मछलियों में ठंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारे पहले डॉक्टर सुदेश कुमार जी, हमारे जो निदेशक हैं, उन्होंने बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपरी सतह पर अगर बर्फ जमने की कोई संभावना लग रही है, तो आपको तत्काल जो आपका ट्यूबवेल का पानी है उसको आप चलाएं। ट्यूबवेल का पानी निश्चित तौर पर गर्म होगा जी वो, लेकिन उसमें आप एक ध्यान रखें कि उस ट्यूबवेल का जो पाइप आ रहा है जिसमें आप तालाब में पानी डालना चाहते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचाई से डालें, कम से कम 8 से 10 फीट ऊंचाई। कोई बल्ली वगैरह उस पर रोक दें, उस बल्ली पे उसको रख दें, जिससे पानी जितना ऊंचाई से गिरेगा उतना ही उसमें मत्स्य की भाषा में उसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। तो चूंकि नीचे का पानी जो है वो गर्म होता है और ऊपर का पानी ठंडा होता है, तो जैसे ही वो पानी नीचे जाएगा तो जो गर्म पानी है उसको ऊपर लाएगा, तो वो इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगा। वैसा अभी तक जो खाने योग्य मछलियां हैं, रोहू, कटला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इनमें ठंड की वजह से मरने का आज तक कोई प्रमाण नहीं है। जी अच्छा, कुछ सवाल क्योंकि बहुत मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है और लोगों की बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो जानना चाहते हैं। क्या रंगीन मछलियां जो एक्वेरियम में काम आती हैं, क्या वो भी उसी पॉन्ड में पैदा की जा सकती हैं? जी हाँ,
जी उसका पौंड में आप उनका ब्रीडिंग होता है जी। पौंड तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आपके जो छोटी सीमेंट की टंकियां आती हैं जी। जिनमें अपन गायों को पानी पिलाते हैं घर के बाहर रख करके जी। हैं, उन टंकी उस तरह की टंकियों में इनका ब्रीडिंग होता है जी। बड़े में आप ब्रीडिंग तो हो जाएगा, लेकिन उनको फिर कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। उसके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम सीमेंट की जो टंकियां हैं जो आमतौर पर घरों में होती हैं, उनमें अगर कोई एक्वेरियम वाली मछली है, जैसे गोल्ड फिश है या गोरामी है या ब्लैक मॉली है, कोई भी मछली हो जी। तो उसको आप अलग से सेपरेट उसके नर और मादा जी दोनों को आप जोड़े के हिसाब से आप उस टंकी में रख दीजिए। जब आपको लगे कि इनका थोड़ा सा पेट फूल रहा है या बड़ी हो रही है जी। और आपको लगता है कि ब्रीडिंग करने वाली है ना। वैसे इतना आसान नहीं है ऑर्नामेंटल फिशेज की ब्रीडिंग, बहुत टिपिकल है, ये भी एक साइंटिफिक मेथड है इसका। जी, जी, जी। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो टंकियों में कराएं तो ज्यादा बेहतर। चलिए सुदेश जी, आहार की जहां तक बात चलती है, एक पशु आहार है जिसे कहा जाता है अजोला। क्या वो अजोला का उत्पादन और मछली का उत्पादन एक साथ हो सकता है, नंबर एक बात, या अजोला को क्या मछलियों के आहार के रूप में दिया जा सकता है? बिल्कुल, अजोला काफ़ी उसमें प्रोटीन होता है और हम अभी तक अजोला अपने गायों के लिए, हमारे मुर्गियों के लिए, सबके लिए काम में लेते आए हैं जी। हमने गत वर्ष हमारे पॉन्ड्स के अंदर अजोला को डाला था, उसको मछलियों ने काफ़ी पसंद भी किया था। लेकिन अजोला बहुत तेज़ी के साथ फैलता है जी। और जब बहुत तेज़ी के साथ फैलता है तो पूरे वो पॉन्ड्स को कवर कर लेता है और इससे क्या है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी वहाँ कमी हो जाती है, जिससे मछलियों को दिक्कत होती है। यदि हमको अजोला मछलियों को खिलाना भी है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर हमको डेली डालना है, ताकि जितना ही डालना है इतना कि मछलियाँ उसको खा पाएँ। ऐसा नहीं हो कि अजोला उसके अंदर बना रहे और अजोला फैल जाए। अजोला बहुत ज़्यादा फैलेगा तो निश्चित तौर से मछलियों को कठिनाई होगी और अजोला खाने से निश्चित तौर से मछलियों के वेट के ऊपर काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी। जी सुदेश जी, मैं महेश MC गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूंगा, जब मछलियों के साथ में, जैसा कि अजोला के बताया कि अजोला तो ऊपरी सतह पे पूरी इस तरीके से फैल जाता है कि वो ऑक्सीजन को रोक लेता है, इसलिए वो एक साथ नहीं हो सकता, पर क्या सिंघाड़ा उत्पादन या पर्ल कल्चर ये साथ हो सकते हैं उसी पोंड में? जी हाँ, इसको हम बोलते हैं समन्वित मछली पालन, जी, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इसमें हम मछलियों के साथ, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि बतख पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, पशु पालन कर सकते हैं, सिंघाड़ा पालन कर सकते हैं, लोटस कमल जी, उसका हम पालन कर सकते हैं, सुअर पालन हम कर सकते हैं। जी, तो कोई भी पालन हो, इसमें कई तरह के हैं। तो और भी बढ़िया बात है कि जो आपका तालाब है उसकी अगर जो मेड है उसकी अगर चौड़ाई आपकी 10-8 फीट है तो उस पे आप फलदार पौधे भी लगा सकते हैं जी। वो भी एक बहुत बढ़िया वो है, उससे टेम्परेचर भी पानी का गर्मियों में ठंडा रहेगा और आपको 2 या 3 साल बाद उन फलदार पौधों से आबादी प्रारंभ हो जाएगी। जी, जालोर से एक दर्शक है जो बात करना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ। जी नमस्कार, राम राम साहब, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो जी पूछिए। राम राम साहब, मैं जालोर से बात कर रहा हूँ सर। जी पूछिए, बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपकी आवाज, बोलिए। सर आप वो प्रोग्राम हम सर रोज देख रहा हो और सर आप प्रोग्राम हमें अच्छा लगो और हमने आपसे बात भी कही थी कि जब मछली पालन को लेकर कई बार प्रोग्राम चलवाओ और हमने कई किसान भी आपका ये प्रोग्राम देखते हैं घर पे इकट्ठे होके टीवी के सामने बैठ के। बहुत बहुत आभार आपका, आपके इस तरह के फोन हमें ऊर्जा देते हैं। की शुरुआत करने के लिए कितनी बड़ी जमीन की आवश्यकता होती है और तालाब कितना होना चाहिए सर? जी गुप्ता जी जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में। आप या तो इस ATV के कार्यक्रम से थोड़ा देरी से जुड़े हैं, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है जी, लेकिन फिर भी मैं आपको निवेदन कर दूं कि आप कितनी आमदनी करना चाहते हैं जी। 1 हेक्टर जल क्षेत्र का अगर आप तालाब बनाते हैं, 1 हेक्टर जल क्षेत्र का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, 100 बाई 100 जी। लेकिन उतना बड़ा आप उसको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मेरा निवेदन ये कि आप प्रारंभ तौर पर, चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए आप 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा जी, और उसकी गहराई हो करीब 10 से 12 फुट और उसमें 6-7 फीट पानी भरा हुआ होना चाहिए। उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। उस आकार के पौंड से आप 1 साल में मछली पालन से कम आपको 50 से 60 हजार रुपया शुद्ध आय मिलेगी। जी
सुदेश जी, जल का प्रबंधन, पोंड का प्रबंधन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक बार पोंड बना के उसमें मछलियां पैदा होना शुरू हो जाती है, बीज डाल देते हैं, उसके बाद उस पानी को साफ रखने के लिए, उस पोंड को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे कि मछलियां बीमार ना पड़े, क्या क्या करना होता है? देखिए, क्योंकि मछलियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ वैसे वो जो भी गंदगी होती है उसको वो खाती रहती है, वैसे ही पानी साफ रहता है। उसके बावजूद भी कभी जब भी हमको ऐसा लगता है कि पौंड के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसमें गंदगी हो रही है, पौंड का पानी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो हम चूना को उसको गला के उसको ठंडा करके ड्रम में अपना एक गला लें और उसको चूने के पानी को चारों तरफ अपने जो पौंड का है उसके ऊपर थोड़ा डालें नीचे, ताकि मिट्टी उसमें पानी में मिल जाए वो अच्छी तरह। और यदि आपको चूने के पानी के साथ साथ यदि हम केमेनो4 की जो दवाई है उसको भी डाल के उस पानी को हम साफ़ कर सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, क्योंकि मछलियों को कई बार कोई बीमारी भी हो जाती है, तो हम केमेनो4 और ये चूने के पानी डालते हैं, तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं मछलियों की वो भी उससे ठीक हो जाती हैं और पानी भी साफ हो जाता है। MC गुप्ता जी, किसानों के सामने एक और बड़ी बात यह है कि वो ये जानना चाहते हैं, या एक आम आदमी भी ये जानना चाहता है कि जिस प्रकार से आप पोंड आप बनाते हैं, तो पोंड में आपने 6 प्रजाति की मछलियां बताई, तो क्या किसी एक या 2 प्रजाति की मछलियों के बीज डालने चाहिए या सबकी मिक्स करके करें तो किसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? देखिए, मत्स्य विज्ञान के वैज्ञानिकों ने आज से करीब 30 साल पहले इस पे गहन रिसर्च किया है, अध्ययन किया है जी। और हमारा जो इस अध्ययन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो सिफरी जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च ऑफ इनलैंड फिशरीज, ये बैरकपुर कलकत्ता के पास है। वहाँ हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। तो जो मैंने आपको निवेदन किया, 6 तरह की मछलियाँ जो हैं, रोहू, कटला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती है, और जो उस तालाब का न्यूट्रिएंट है उसको ये अपने तरीके से अलग अलग उपयोग करती हैं। तो तालाब का पूरा न्यूट्रिएंट भी आपका उपयोग में हो गया और इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए आपकी वजन भी बढ़ा, आमदनी भी ज्यादा हुई और प्रोडक्शन भी ज्यादा। दूसरी चीज, किसान कहता है कि मैं जो भी आप बताएंगे उत्पादन तो कर लूंगा, मैं पैदा भी कर लूंगा सब कुछ, लेकिन बेचने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, बेचने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं भी इस बात से आपकी से सहमत हूं। मछलियों को बेचने में एक समस्या है जी, क्योंकि मछली को खरीदेगा वही जहां मछली बिकती है जी। जयपुर है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहर हैं, वहां तो मछली मार्केट होता है, तो वहां के जो ठेकेदार हैं या खरीदार हैं वो ले लेते हैं। लेकिन गांव में जाकर के लेना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो मछली खरीदने वाले होते हैं उनसे आपको कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा जी। कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा तो वो मुनाफा भी ज्यादा आपसे कमाएंगे, क्योंकि जो मछली बाजार में 150 रुपए किलो मिल रही है खुदरा में, वो आपको वहां से वो 90 या 100 रुपए किलो ही खरीदेंगे। परंतु लोग मौजूद हैं ऐसा जो खेत पर आकर खरीद ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल है। आपके रामगंज में मछली बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, आपके अजमेर में है, उदयपुर में है। और जी, टपुकड़ा से एक दर्शक हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी। जी नमस्कार श्याम सिंह जी। हाँ नमस्कार सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं श्याम जी? सर मैं ये पूछना चाह रहा था साहब से कि जो मछलियों को अजोला जो घास आती है जी, क्या वो भी मछलियों को फीड के रूप में खिलाई जा सकती है? जी सुदेश जी, बहुत संक्षेप में। ना, ये आपको अभी आप पहले भी दर्शक ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमने जवाब दिया था। बिल्कुल अजोला खिलाई जा सकती है, लेकिन उसमें आपको एक ही ध्यान रखना है कि प्रतिदिन जितनी अजोला इतनी मात्रा में ही देना है जितना कि मछलियां उसको खा पाएं। यदि हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो उस पानी के अंदर अजोला रुका रहेगा। और आपको मालूम है कि अजोला बड़ी तेजी के साथ पानी के अंदर, यदि सब कुछ एनवायरमेंटल अपने मतलब उसकी खुराक निश्चित करके इस तरह से दी जाए जितनी वो तुरंत खा जाए, नहीं तो वो है ना बिल्कुल ऐसा फैल जाएगा और फिर वो उसको अपने को एक समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी कि उस अजोला को निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन लेवल वहां पे कम होना शुरू हो जाता है। सुदेश जी, एक और सवाल जो कि किसानों के लिए सबसे बड़ा है कि वो ये मछली पालन सीखे कहां से? हमारे 1 घंटे के प्रोग्राम से वो प्रेरित तो हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, परंतु इसको देखकर शुरू नहीं कर सकते बिना पढ़े, बिना प्रशिक्षण लिए। कहां से शुरू कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसमें डॉक्टर MC गुप्ता साहब ज्यादा बेटर इसके बारे में बता पाएंगे। इसके बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि भारत सरकार ने अभी 1 साल पहले प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना जी बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में लागू की है, जिसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जी। उस योजना में भी बहुत सारी चीजें हैं, अनुदान है, प्रशिक्षण है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं मत्स्य पालकों के लिए जी।
राजस्थान सरकार में भी ऐसा प्रावधान है कि किसान को 15 दिन का प्रशिक्षण मिलता है जी। लेकिन चूंकि इस समय अब आप उसको ऐसा समझें कि प्रशिक्षण कम से कम जब तक 25 से 30 किसान नहीं होते हैं तो वो प्रशिक्षण आयोजित नहीं कर पाते। जी जी जी। तो अगर 5 किसानों ने आवेदन किया है तो वो प्रशिक्षण नहीं करा पाएंगे। तो किसान समूह बना करके 25-30 किसान समूह बना करके मत्स्य निदेशालय टोंक रोड जयपुर पे है, वहां पे आप जाके मिलें या आपके क्षेत्र में अगर कोई मत्स्य अधिकारी है उनसे मिलें, तो ये प्रशिक्षण करवाते हैं 15 दिन का जी, है ना। लेकिन चूंकि विभाग में भी चूंकि अब लोग बाग रिटायर हो रहे हैं, कम है, तो ज़्यादा प्रशिक्षण आयोजित नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो इनका इस स्कूल ऑफ फिशरीज था प्रशिक्षण का, उदयपुर में स्थित था। अब वर्तमान में वो क्या है कि प्रशिक्षण आयोजित नहीं हो पा रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से। दूसरा, विश्वविद्यालय जी, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में, तो उनमें भी क्या है कि सन 2007 तक तो हम जो हमारा कोर्स था बीएससी एजी का, उसमें एक विषय था, तो उसमें मत्स्य वैज्ञानिक की पोस्ट होती है जी, तो उसमें चलता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने, आईसीआर ने ये कर दिया कि हर एक विश्वविद्यालय को मत्स्य विश्वविद्यालय अलग से बनाना पड़ेगा। जी, तो अब सेंटरों पर मत्स्य वैज्ञानिक नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन इस माध्यम से ये है कि मैं माननीय हमारे जो कृषि मंत्री महोदय है या मुख्यमंत्री महोदय है या मत्स्य निदेशक महोदय हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्राज हैं राजस्थान में, तो हर कृषि विज्ञान केंद्र पर पहले भी मत्स्य वैज्ञानिक की पोस्टिंग हुआ करती थी। तो अगर कृषि विज्ञान केंद्र पर अगर मत्स्य वैज्ञानिक है तो वो प्रशिक्षण मत्स्य वैज्ञानिक वहां कराता है। तो वो अगर फिलअप हो जाए पोस्टें तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे किसान भाइयों को फायदा भी होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मछली पालन जो कि हमारे राजस्थान के किसानों की बात कर रहा हूं, जिनके लिए, जिन्हें लगता है कि बहुत कठिन है, असल में इतना कठिन है नहीं। मछली पालन से आपको और कोई चीज़ रुकेगी नहीं, बल्कि 4-5 राहें और नई खुलेंगी। जैसा कि आज के हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि मछली पालन के साथ आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उन सब के लिए रास्ता खुल जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो राजस्थान में सबसे बड़ी जरूरत है वो है जल संरक्षण की, जिसके लिए कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिल्कुल सही बात है। इस पानी को अगर हम बचा के रखेंगे, इस पानी को अगर हम सहेज के रखेंगे, तो इसके अंदर मछली पालन भी किया जा सकता है, बतख पालन भी किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन भी किया जा सकता है। आप सबकी मांग पर आज का एक कार्यक्रम आप सबने देखा। समय की मांग है और जब जब हमें लगता है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो हमें लगता है कि हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।